हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल क्विज इन हिंदी। इसके पहले एक पार्ट आ चुका है। उस पार्ट में हमने 52 क्वेश्चन कवर किए थे और इसमें भी लगभग 40 क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि ये जो एमसीक्यू हैं, ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हैं, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? आपके यूपीपीसीएल के हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एई के लिए, जेई के लिए, टीजी2 के लिए और एसएससी जेई के लिए भी हैं। और डीएमआरसी, एलएमआरसी, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हिंदी में है दोस्तों। तो जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, जिनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, जरूर जरूर देखिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस को। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन संगम होते हैं? दोस्तों, पीएन संगम से यहाँ मतलब पीएन संधि से, पीएन जंक्शन से है। ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? एक होता है, दो होता है, या तीन होते हैं, या फिर चार होते हैं? तो कितने होते हैं इसमें दोस्तों? इसमें होते हैं दो पीएन संगम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब सिंबल क्या होता है इसका? देखो कैसे बनता है। जो ट्रांजिस्टर बनता है आपका, या तो एन पी एन होता है। ठीक है, तो एक पी एन जंक्शन ये, एक पी एन जंक्शन ये, या फिर पी एन पी होता है ट्रांजिस्टर। ठीक, तो इसमें भी दो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एस सी आर में कितने पी एन संगम होते हैं? तो एस सी आर का देखो दोस्तों, एक होता है, दो होते हैं, तीन या चार। मैं आपको बता दूं कितने होते हैं। तीन होते हैं। जो सिंबल बनेगा एस सी आर का, ये पी एन, पी एन। ठीक, ये आपका एनोड, कैथोड, गेट। ठीक, तो इसमें कितने संगम हो गए? एक, दो, तीन। ठीक है, सॉरी, तीन। कितने जंक्शन हो जाएंगे? तीन जंक्शन, पीएन जंक्शन। ठीक, J1 J2 J3। सही आंसर क्या हो जाएगा? तीन। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण क्या होता है दोस्तों? ये कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वैसे बता दूं आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ठीक, फिर फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और ओम का नियम, या फिर क्लार्क का सिद्धांत। तो दोस्तों, जनरेटर किस पे काम करता है? डीसी जनरेटर ये काम करता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत किस पे काम करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे, अन्योन प्रेरण पे, या फिर फैराडे के नियम पे? तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है वो किस पे होता है दोस्तों? वो होता है आपका अन्योन प्रेरण, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है? शक्ति करता है, वोल्टेज करता है, आवृत्ति करता है, या फिर प्रतिरोध करता है? तो ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है? ये करता है, यदि इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वोल्टेज, यदि करंट भी होता है तो करंट भी हो जाता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, ये आवृत्ति और प्रतिरोध और शक्ति को परिवर्तित नहीं करता है, पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है और रेजिस्टेंस तो कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस तो कम ही हो तभी ज़्यादा फायदा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में होने वाली हानि कौन सी है? एडी करंट हानि है, आवृत्ति हानि है, ताम्र हानि है, या फिर हिस्टैरिसीस हानि है? तो बार बार जब चुंबकीय पदार्थ चुंबकित तथा विचुंबकित होगा तो क्या होगा? इससे हिस्टैरिसीस हानि होगी। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है एसी पर, डीसी पर, दोनों पर, या फिर किसी पर नहीं? तो आप सभी लोग जानते हो ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? एसी पे काम करता है। ठीक है, ये डीसी पे काम नहीं कर सकता है, ना ही दोनों पर। ये ऑप्शन तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8 पोल सिंप्लेक्स वेव बाउंड्री जनरेटर में
समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों समांतर पथों में वेब बाइंडिंग में क्या होता है, ए इक्वल टू 2 होता है। समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है पैरेलल पाथ की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ब्लोअर में, ग्राइंडर में, या फिर होइस्ट में, या फिर प्रेस में? तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? होइस्ट में। क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि होइस्ट में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई चाहिए होता है, और डीसी सीरीज मोटर का आप सभी लोग जानते हैं स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है? बहुत हाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है? दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया इसके क्वेश्चन के पहले। तो किस मोटर का होता है? डीसी सीरीज मोटर का होता है, डीसी शंट मोटर का, डीसी कंपाउंड का, या फिर सभी मोटरों का? तो दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है डीसी सीरीज मोटर का। नेक्स्ट है, सीआरओ का पूरा नाम बताना है आपको। कार्बन रे ओसिलोस्कोप, कार्बन रेजिडेंट ऑपरेटर, कैथोड रेजिडेंट ओसिलोस्कोप, कैथोड रे ओसिलोस्कोप। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? डीसी जनरेटर में ब्रश होते हैं। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो ब्रश होते हैं वो किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं, अभ्रक के होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, या फिर चुंबक के होते हैं? तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर में ब्रश बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं कार्बन के। नेक्स्ट है 13 हमारा। आर्मेचर बनाया जाता है किससे? कार्बन कार्बन की पत्तियों से, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से, या फिर चांदी से, या फिर सिलिकॉन स्टील को लेमिनेटेड पत्तियों से, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से। तो किससे बनाया जाता है ये आर्मेचर? सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। और दोस्तों इस लेमिनेटेड पत्तियों से बनाने का रीजन क्या होता है ये आप कमेंट करके बताइए। ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई से संयोजित वाइंडिंग होती है। तो जो ट्रांसफार्मर का इनपुट होता है या सोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, या फिर कोई भी बोल देते हैं? तो दोस्तों जो प्राइमरी हो सॉरी मतलब इनपुट सप्लाई होती है, सोर्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परिपथ में शक्ति व्यय मतलब पावर कितना है? 10 वाट है, तथा परिपथ का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। तो परिपथ में वोल्टेज तथा धारा का मान क्या होगा? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए P इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला वी आई आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको ना तो V की वैल्यू पता है ना I की वैल्यू पता है। तो आपको इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है किसमें? रेजिस्टेंस के इक्वल में। तो क्या है? P इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर आर। तो इससे आपको I की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी? 1 एम्पियर। जब I की वैल्यू आ जाएगी तो आप वोल्टेज भी निकाल लेंगे, तो वोल्टेज आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट 1 एम्पियर, 10 वोल्ट 1 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। एस सी आर में होते हैं, तो जो एस सी आर है उसमें क्या क्या होते हैं? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था सिंबल बना के एस सी आर का। ठीक है, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा और सही आंसर भी मिल जाएगा। एनोड, एक मिनट, कैथोड, गेट। ठीक, तो अब इससे आपको पता चल गया क्या क्या होता है। एनोड होता है, कैथोड होता है, गेट होता है। तो किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन बी में है। तो ये आपका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है? फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है? चालक और न्यूट्रल के बीच में जोड़ा जाता है,
फेज और न्यूट्रल के बीच में जोड़ा जाता है, फेज और अर्थ के बीच में जोड़ा जाता है, या फिर फेज और चालक के बीच में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज कहाँ पे जोड़ा जाता है? फेज और चालक के बीच में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, एक वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? कंपाउंड ट्रांसफार्मर कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसफार्मर कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, या फिर शंट ट्रांसफार्मर कहते हैं? तो दोस्तों, एक वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, बस बीच से टेप कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है हमारा? 19 बोल रहा है, बैक ईएमएफ का मान आर्मेचर के ईएमएफ से होता है, कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, या फिर अनंत होता है? तो बैक ईएमएफ का मान आर्मेचर की ईएमएफ से कैसा होता है? कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है? 1000 ओम होता है, 100 ओम होता है, 10 ओम होता है, 1 ओम होता है? दोस्तों, वैसे तो ये फिक्स नहीं होता, लेकिन मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। आर्मेचर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, बहुत ही कम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पंखे, सॉकेट, आउटलेट, लाइट का अधिकतम लोड एक सब सर्किट पर कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, ये ड्राइंग का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला? लाइट फैन सर्किट में कितना लोड होना चाहिए? 600 वाट का लोड होना चाहिए, 800 वाट का लोड होना चाहिए, फिर 10 पॉइंट होना चाहिए, या फिर आपके 800 वाट या 10 पॉइंट? दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि या तो 800 वाट का लोड हो या फिर 10 पॉइंट हो। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वीआईआर वायर में कॉपर कंडक्टर को सदैव टिंड किया जाता है। तो वीआईआर वायर क्या है आपका? वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। वल्कनाइज्ड इंडिया रबर है इसका पूरा नाम। क्या है? वल्कनाइज्ड इंडिया रबर वायर। ठीक। तो इसमें क्या है, इसको टिंड हमेशा क्यों करते हैं? अच्छा दिखाई देने के लिए करते हैं, जंग लगने के लिए करते हैं, या फिर जंग लगने से बचाने के लिए करते हैं, या फिर सल्फर के प्रभाव से बचने के लिए करते हैं? इसको टिंड किस लिए किया जाता है? ताकि ये सल्फर के इफेक्ट से बच सके। नमी वाले स्थान पर हम प्राथमिकता देंगे, किसको प्राथमिकता देंगे? क्लीट वायरिंग को देंगे, केसिंग केपिंग वायरिंग को देंगे, कंड्यूट वायरिंग को देंगे, या फिर पैटर्न वायरिंग को देंगे? तो दोस्तों, नमी वाले स्थान पे हम किसको प्राथमिकता देते हैं? हम देते हैं कंड्यूट वायरिंग को। किसको देते हैं? कंड्यूट वायरिंग को प्राथमिकता देते हैं। ठीक। दोस्तों, आपसे एक बात करनी है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों शेयर करिए आप। यदि आपको वीडियो नहीं देखना है, नहीं पसंद आया है, ठीक है, या आपके काम का नहीं है, तो हो सकता है आपके किसी दोस्त के काम का हो, तो ठीक है, तो उनसे ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है। आप पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलता है हमें। ठीक है, भले ही आप पूरा वीडियो देखो, अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, हमारी कमी हमें बताओ, ताकि हम उसमें इम्प्रूव कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम। स्विच को सदैव डैश तार पर लगाते हैं। तो स्विच को हम किस पे लगाते हैं? न्यूट्रल तार पर लगाते हैं, लाइव तार पर लगाते हैं, अर्थ वायर तार पर लगाते हैं, या फिर रेड वायर पर लगाते हैं? तो स्विच को हमेशा लगाते हैं हम लाइव वायर पर। किस पे लगाते हैं? लाइव वायर पर लगाते हैं। ठीक है, डेड वायर पर लगाने का क्या मतलब है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पावर लोड के सब सर्किट पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 पॉइंट पावर सर्किट पे कितना होना चाहिए? 4 पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए, सॉरी, 2000 वाट का लोड होना चाहिए, या फिर 2 पॉइंट या 2000 वाट जो पहले हो?
तो सही आंसर क्या है? 2000 वाट, 2 पॉइंट या फिर 2000 वाट, जो भी पहले आ जाए। घरेलू वायरिंग संस्थान में पंखे और लाइटें किस में जोड़े जाते हैं? सीरीज में, पैरेलल में, दोनों में या तीनों में? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, घरेलू जो वायरिंग होती है उसमें पंखे और लाइटें किस में जोड़ी जाती हैं? पैरेलल में। किस में जोड़ी जाती हैं? पैरेलल में जोड़ी जाती हैं, ताकि वोल्टेज समान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच क्या नियंत्रित करते हैं? डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच क्या नियंत्रित करते हैं? एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में, एक तार के कनेक्शन को दो अवस्था में, या फिर एक तार के कनेक्शन को तीन अवस्था में, या फिर एक तार के कनेक्शन को चार अवस्था में? तो ये क्या करते हैं? एक तार के कनेक्शन को तीन अवस्था में नियंत्रित करते हैं। डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच क्या करते हैं? एक तार के कनेक्शन को तीन अवस्था में नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, टू वे सिंगल पोल नियंत्रित करते हैं। टू वे सिंगल पोल नियंत्रित क्या करते हैं? एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में, एक तार के कनेक्शन को दो अवस्था में, एक तार के कनेक्शन को तीन अवस्था में, या फिर एक तार के कनेक्शन को चार अवस्था में। तो ये किसको क्या करते हैं? ये करते हैं, एक तार के कनेक्शन को दो अवस्था में नियंत्रित करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट, वन वे स्विच क्या नियंत्रित करता है? एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में नियंत्रित करता है, या फिर एक तार के कनेक्शन को दो अवस्था में, या फिर एक तार के कनेक्शन को तीन अवस्था में, या फिर एक तार के कनेक्शन को चार अवस्था में नियंत्रित करता है? तो वन वे स्विच क्या करता है? एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है हमारा, कंड्यूट वायरिंग में आउटगोइंग और रिटर्न केबल एक ही कंड्यूट में डाली जाती है, क्यों? ताकि कम स्थान घेरे, कंड्यूट की संख्या कम करने के लिए, एडी करंट और हिस्टैरिसीस हानियों के कारण, धातु के कंड्यूट को गर्म होने से बचाने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी से? दोस्तों हिंदी में ये थोड़ा टाइप किया गया है तो थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, तो उसमें आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों कंड्यूट वायरिंग में हम आउटगोइंग और रिटर्न केबल एक ही कंड्यूट में क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं ताकि एडी करंट और हिस्टैरिसीस हानियों के कारण धातु के कंड्यूट को गर्म होने से बचाया जा सके। सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वर्कशॉप लाइटनिंग के लिए कौन से प्रकार की वायरिंग पसंद की जाती है? तो वर्कशॉप में जो लाइटनिंग होती है उसके लिए हम कौन सी वायरिंग करते हैं? कंसील्ड वायरिंग करते हैं, केसिंग वायरिंग करते हैं, सरफेस कंड्यूट वायरिंग करते हैं, या फिर वेटेड वायरिंग करते हैं? तो वर्कशॉप के लिए क्या करते हैं? हम सरफेस कंड्यूट वायरिंग करते हैं। क्या करते हैं? हम सरफेस कंड्यूट वायरिंग करते हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली चोरी रोकने के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है? मीटर की मूवमेंट को सील कर देते हैं, मीटर के टर्मिनल को सील कर देते हैं, मीटर के बाद सप्लायर फ्यूज लगाया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी? तो हम बिजली चोरी करने के लिए सारे के सारे उपयोग और काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक 40 वाट फिलामेंट लैंप, एक 40 वाट फिलामेंट लैंप क्या करता है? 40 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब के बराबर करंट लेता है, 40 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब से ज़्यादा करंट लेता है, 40 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब से कम करंट लेता है, फिर ऊपर एक में से कोई नहीं। तो एक फिलामेंट, एक 40 वाट का फिलामेंट लैंप है, ये क्या करता है? ये आपका करता है 40 वाट के फ्लोरोसेंट ट्यूब से ज़्यादा करंट लेता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। एसी सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक लगाने का क्या उद्देश्य है? हम एसी सप्लाई में फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या लगाते हैं? चोक लगाते हैं। उसका क्या उद्देश्य है? ट्यूबलाइट को जलने पर करंट नियंत्रित करने के लिए, ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए, हाई वोल्टेज किक देने के लिए, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर कोई भी नहीं? तो सही आंसर क्या है इसमें? सही आंसर है आपका उपयुक्त दोनों। ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है?
डीसी सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब कार्य करते समय आर्क नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं हम? चोक लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, दोनों लगाते हैं या फिर कुछ नहीं लगाते? तो डीसी सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब कार्य करते समय आर्क को नियंत्रित करने के लिए हम क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं डीसी सप्लाई के लिए। एसी सप्लाई के लिए क्या लगाते हैं? चोक लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। लाइट स्थापना में इस लैंप का उपयोग स्टेबोस्कोपिक इफेक्ट का कारण बनता है। फिलामेंट बल्ब, डिस्चार्ज लैंप, दोनों या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है इसमें? फिलामेंट लैंप बल्ब। ठीक है, फिलामेंट लैंप। क्वेश्चन नंबर 38। घर की वायरिंग में लूपिंग सिस्टम न्यूट्रल इन और आउट कहाँ से लूप किया जाता है? तो घरेलू वायरिंग में जो न्यूट्रल इन एंड आउट कहाँ से लूप करते हैं हम? ये लैंप होल्डर से करते हैं, सॉकेट से करते हैं, सीलिंग रोज से करते हैं, फिर उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों जिन लोगों ने यदि वायरिंग की होगी उनको पता होगा कि न्यूट्रल वायर की लूपिंग हम कहाँ से करते हैं। लूपिंग तो कहाँ से करते हैं? लैंप होल्डर से भी कर सकते हैं, सॉकेट से भी कर सकते हैं, सीलिंग रोज से भी कर सकते हैं, या तो जहां से आपको सुटेबल लगे वहां से आप कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सभी, उपयुक्त सभी। फिर है नेक्स्ट 39 क्वेश्चन। घर की वायरिंग में फेज वायर की लूपिंग हम कहाँ से करते हैं? तो सेम, जिनने वायरिंग करी होगी उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं करी उनको मैं बता देता हूँ। सॉकेट से, सीलिंग रोज से, स्विच से या फिर लैंप से। तो फेज वायर का लूपिंग कहाँ से करते हैं हम? स्विच से करते हैं। किससे करते हैं? स्विच से। स्विच बोर्ड में आपने देखा होगा उसमें लूपिंग हुई रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 48 क्वेश्चन। क्या निम्न पदार्थ से बनी फ्यूज तार का तुरंत पिघलने का प्रभाव होता है? लेड टिन एलॉय, कॉपर, चांदी, निम्न में से कोई नहीं? तो सबसे अच्छा फ्यूज के लिए मटेरियल कौन सा होता है? लेड टिन एलॉय। तो सही आंसर क्या है? लेड टिन एलॉय। नेक्स्ट है फ्यूज वायर के लिए लेड टिन एलॉय या टिन लेड एलॉय का सबसे कम गलनांक कितना होता है? 37%, 63%, 63, 37, 73, 27? तो ये रिस्पेक्टिवली कितना होता है? ये होता है 63, 37%। नेक्स्ट है रिवायरेबल फ्यूज की करंट रेटिंग क्या फ्यूज वायर की लंबाई बढ़ाने से बढ़ जाती है, फ्यूज वायर की लंबाई कम करने से बढ़ती है, फ्यूज वायर की लंबाई से कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो लंबाई से प्रभाव तो पड़ता है। ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत है। अब दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = ρl/A। यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन देखिए आप, फ्यूज वायर की लंबाई बढ़ाने के साथ बढ़ जाती है। ठीक, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो करंट रेटिंग क्या होगी? कम होगी। तो ये तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा।